What is drift velocity? Drift velocity. drift velocity वो हो जाएगा जिससे कि सर्कुलर पाथ में जब हम सर्कुलर पाथ में जाते हैं तो हमारे जब टर्न लेते हैं तो उसको अगर हम वहाँ सीधा सर्कल ले पूरा उसकी जो सीधा ना चले जाए उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको निकालने के लिए What is current density? करंट डेंसिटी थोड़ा Visual. What is conductance? कंडक्टेंस It's of no. Principle of potentiometer. Ayush, what is mobility? What is limitation of Ohm's law? Limitation of Ohm's law. What is relation between EMF and terminal potential difference? Variation of resistance with temperature. Ayush. Alpha equal to R2 minus R1 into R2 upon R2 T2 minus T. एक बार रिपीट करेंगे. So R2 alpha equal to R2 फिर minus R1 upon R2 T2 minus ब्रैकेट में T2 minus T1. अल्फा क्या है इसमें? आपने अभी क्या क्वेश्चन पूछा था? वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर Coefficient of variation of reaction. Coefficient है. अल्फा पूरा नाम क्या होता है? Coefficient of variation of resistance. How resistivity of semiconductor changes with increasing temperature? सर मैं भी आंसर करूंगी या फिर मुझसे पूछा है? यस. हाँ जी सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, अभी आपसे मैं आता हूँ. आपसे आता हूँ. ओके 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 सर. अभी आपसे आता हूँ. आपसे आता हूँ. चलिए मैं अब आपसे पूछता हूँ. आप बताइए. दोनों लॉ बताइए. नित्या. कौन सा सर? किरचॉफ के दोनों लॉ. सर एक तो था उसका जंक्शन रूल में ये था कि जो भी हमारा एक तो इसमें था कि जो भी हमारा ईएमएफ होगा टोटल ईएमएफ वो इक्वल टू होगा सारे ईएमएफ का सम. और उसके बाद एक था जंक्शन रूल जिसमें ये था कि अगर कहीं मतलब कि अगर एक जंक्शन पे जितनी भी ईएमएफ आएंगी वो सारी की सारी एड अप हो जाएंगी, तो वो जंक्शन रूल था. और एक आपने बताया था करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा जो भी साइन होगा ईएमएफ का. तो अगर ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ईएमएफ, और अगर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट जा रहा है तो वो नेगेटिव करंट होगा. तो बेसिकली फ्लो पे डिपेंड करेगा उसका साइन. ये कुछ ऑफ फॉर्म आपने बता दिए थे. Okay. And you have to tell how grouping of cell series के बारे में बताइए और पैरेलल के बारे में. सर ग्रुपिंग ऑफ सेल में तो मतलब कैपेसिटेंस का बताना होगा. कैपेसिटेंस. यस. अच्छा, जो आपने पहले चैप्टर में बताया था उसका, जिसमें कि हमने E1 E2 सेल लिया था जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 लिया था. अच्छा सर वो पोटेंशियोमीटर वाला.
नहीं, ग्रुपिंग ऑफ सेल एक अलग टॉपिक है। चलिए आप ये बताइए पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बेसिकली कैलकुलेट करना है जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें प्रिसाइजली बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। व्हाट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट, यस, तो ग्रेडियंट की तो v इज इक्वल टू डी बाई डी आर होता है ना, और जिसमें डी आर हमारा ग्रेडियंट होता है मतलब कि डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ओके। वेदांश, व्हाट इज मोबिलिटी? देख के नहीं बताना। ड्रिफ्ट मोमेंट्स के मैग्नीट्यूड होता है। कोई फार्मूला जो याद हो आपको? ओके। ओम्स लॉ एक बार बताइए। ओम्स लॉ बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन। ओम्स लॉ चलिए चलेगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि अभी ये मैंने शुरू में क्वेश्चन आपसे पूछा है। राइट नाउ व्हाट विल बी द आवर स्ट्रक्चर ऑफ क्लास? इन स्ट्रक्चर ऑफ क्लास, जो अभी क्लास का स्ट्रक्चर होगा, इस क्लास के स्ट्रक्चर में पहले 15 मिनट्स, पहले 15 से 20 मिनट्स में जो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो 27 पॉइंट्स है, आई विल एक्सप्लेन 15 to 20 मिनट्स में। You have to listen it carefully in a standing position. You have to listen carefully in a standing position. After that, you will go through the whole 27 topics. After that, you will write 2 times each formula with unit. When you will confirm that it is okay with you, then I will start the numericals. Today, 60% time of the today workshop will goes to numerical. So we have to complete in 40% times. Okay. So that will be the today's class or workshop schedule. Clear? ठीक, आप समझ गए नित्या? हाँ जी सर, समझ गए। आप फॉर्मूलास बताएंगे फिर उसी को सुनना है। तो जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला को लिखते जाऊंगा एंड आप लोग फॉर्मूला समझेंगे, और 5-6 फॉर्मूला के बाद मैं गैप दे दिया करूंगा ताकि आप उसको कर लेंगे। तो 5-6 भी नहीं, एक्चुअली मैं इसको क्या करता हूं कि 50-50 पार्ट में करता हूं। पहले 50% लेता हूं एंड देन 50% पार्ट लेता हूं। ठीक है, तो अभी हम एक स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पे, खड़े हो जाएंगे, अपने ये साथ में रखेंगे, इसको ये नोट्स रखेंगे, और चूंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ध्यान से देखना भी है। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है इलेक्ट्रिक करंट का। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक करंट का है। मैं यूनिट भी बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने जो स्टार्ट होगा दैट विल बी प्रैक्टिस। इफ आई विल एक्सप्लेन एनीथिंग यू विल राइट ऑन दिस पेज ओनली। यही पेज आपको आगे से लिखने की जरूरत है। ऑलरेडी वन टाइम्स इट इज रिटन, इट इज नोट्स। सो इफ एनी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू विल राइट ऑन दिस, एंड नेक्स्ट टाइम यू विल डू प्रैक्टिस, दैट प्रैक्टिस विल बी ऑन योर ऑन रजिस्टर और कॉपी। So right now, first topic is our current electricity. So electric current, I जो है I equal to dq by dt होता है, और ये चार्ज अपॉन टाइम होता है। dq by dt it is चार्ज अपॉन टाइम। एक्चुअली अगर इसको थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं तो दिस इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज द डिफरेंशिएशन। दो चार टिश्यू पेपर है ना, 2-4 दे देंगे क्योंकि ये पूरा साफ नहीं होता है, राइट? यस। तो
I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में Q इक्वल टू समथिंग इक्वेशन आता है तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे। और अभी हम एक क्वेश्चन ऐसा भी लेंगे जहां इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का यूज होगा। व्हाट विल बी इट्स यूनिट? तो इसकी यूनिट जो है, इसकी यूनिट कूलम पर सेकेंड होगी और इसकी दूसरी यूनिट एम्पियर होगी। तो कूलम पर सेकेंड और एम्पियर यूनिट इसकी होगी। कुछ लोग इसी में इसने एक और पार्ट किया हुआ है कि हो सकता है कई एक बार चार्ज का ज्यादा हो, तो अगर चार्ज ज्यादा हो तो यहाँ Q को इन्होंने NE/T भी कर रखा है, ENE/T कर रखा है। इतना जरूरत नहीं है, अब ले जाओ, सुनो, अब ले जाओ और सब ले जाओ। तो आपने यहां पे देख लिया। नेक्स्ट वन, हमारा सेकेंड फॉर्मूला, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम सेकेंड लेते हैं। और मेरे साथ साथ आप लोग बोलेंगे भी, मेरे साथ साथ आप बोलेंगे भी। अभी आवाज कैसा आ रहा है? अभी बताओ। हाँ जी सर, ठीक आ रहा है। अभी अभी आवाज आ रहा है? ठीक, हाँ जी, हाँ जी, पक्का? हाँ जी सर। डिस्टरबेंस नहीं है कोई? नहीं सर, बस थोड़ी एको कर रही है आपके पास, बाकी सही है। जैसे मैंने अभी माइक हटा दिया है, तब बताओ। हाँ जी सर, बट एको कर रही है, माइक से ज्यादा क्लियर आ रही है। अच्छा, इस पे लगा देना, फिर से बोल देना। ये आपकी भी साउंड ले रहा था, ठीक है। तो आगे का यहाँ पे पॉइंट इस चीज पे है। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन m होता है। vd इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन m होता है। आपको पता है कि E इज इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, E इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, m इज द मास। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन, यस, रिलैक्सेशन टाइम। यहीं पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ दिया, टाउ इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम। टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ध्यान से सुनना, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है सच में, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एक्चुअली में वो मोशन के कारण होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसमें एक्चुअल में मोशन के कारण होता है। तो मोशन को आप क्या करना कि बोर्ड को इलाज कर देना अपने कंप्यूटर में। नित्या, हाँ जी सर। अपना, आपके पास अभी दो स्क्रीन का दो पार्ट आ रहा होगा। यस सर, एक मतलब एक स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। तो स्क्रीन में क्या कर देना, जो बोर्ड को इलाज कर देना और हाँ जी सर, वही किया है। उसको छोटा कर ले सर। हाँ जी सर। देखो, दैट इज द पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। vd इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाय m, दिस इज द पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। इसमें ये जो आपके पास नोट्स है, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, इसमें रिलेशन दिया हुआ है। दैट्स व्हाई यू राइट दिस फॉर्मूला, vd इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन m। अभी यहाँ पे अगला नेक्स्ट पॉइंट, रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? लिस्ट हियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the resultant velocity of electron in a conductor when electric field is applied. Normally electron will not move. Electron will not move in a conductor when no force is applied. So when electric field is applied, what? Electric field applied, force acts on. Force acts on. Where force acts? Force on electron in the direction of electric field or opposite to direction of electric field. So resultant velocity of electron. Resultant velocity of electron is drift velocity. Show that it moves in a particular direction. किसी भी कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल तो होता है, कंडक्टर है तो चार्ज पार्टिकल होता है, वो मूव करता है एट रैंडम मोशन में, लेकिन कहीं जाता नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो एक फोर्स लगता है, एक डायरेक्शन लगता है और उस डायरेक्शन में मूव करने लगता है, राइट? तो उसका रिजल्टेंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। फॉर्मूला डिराइव करके वाला आता है, इसमें E, तो हम डेरिवेशन तो अभी करेंगे नहीं, हमें डेरिवेशन करना भी नहीं है, तो हमें फॉर्मूला याद रखना है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया। अब क्वेश्चन आ गया कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होता है और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। क्या टकराते रहते, कोलिजन होते रहता है। तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन का जो बीच का टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम
वो टाइम नहीं है, वो बहुत बार कोलिजन होगा एक से बीच में, तो एक एक का रिलैक्सेशन टाइम, जैसे पहली बार एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकरा लिया, फिर आगे टकराया, फिर आगे टकराया, तो सभी टाइम का जो एवरेज है वो रिलैक्सेशन टाइम है। Time between two successive collisions. यस यस, तो वो एवरेज टाइम जो है वो रिलैक्सेशन, मान लो पहली बार टकराया टाइम t1 लगा, दूसरी बार टकराया t2 लगा, तीसरी बार लगा t3 लगा, फिर टकराया t45 लगा, तो सबका एवरेज रिलैक्सेशन है। थोड़ी सी अब रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे पूछ ली तो मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। रिलैक्सेशन टाइम की जरूरत कहां पे है? रिलैक्सेशन टाइम की जो जरूरत है बताया जाता है केमिस्ट्री में भी, और ये भी, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक बढ़ता है तो ज्यादा स्पीड में मूव करता है। जब ज्यादा स्पीड में मूव करेगा तो जल्दी जल्दी कॉलिजन होगा। जब जल्दी जल्दी कॉलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। डिक्रीज हो रिलैक्सेशन जाएगा। टाइम कम होगा तो ध्यान रखिए इसी चीज का, जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है। और हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है, रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ती है, और टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। आगे हम रिलेशन लेंगे जिसमें कि रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम आएगा। तो ये आगे का भी एक क्वेश्चन का रीजन हो गया। एक्सक्यूज मी सर, तो बेसिकली जितना ज्यादा कम होता जाएगा रिलैक्सेशन टाइम, उतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, यस, मतलब जितना Next. टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं। अगला है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो बुक में आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है I = ANEVD। ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें n क्या है? यहां लिखा n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है ये? पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी का मतलब ही होता है पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रॉन जो है पर यूनिट वॉल्यूम, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वीडी आपको मालूम है। फिर एक और फॉर्मूला आप जानते हैं, करंट डेंसिटी जो होता है करंट अपॉन एरिया, I/A, करंट अपॉन एरिया। करंट डेंसिटी क्या होता है जी? तो इसका यूनिट के बारे में बात करेंगे तो यूनिट इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट करंट डेंसिटी। उसके बाद थोड़ी थोड़ी और फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो बाद में यूज होने वाले हैं, जो मैं थोड़ा पहले डिस्कशन कर देता हूं। कुछ फॉर्मूला आप जानते हैं, R = ρL/A, R = ρL/A फॉर्मूला जानते हैं। फिर फॉर्मूला आप जानते हैं एक कैपिटल G होता है जिसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का यूनिट हो जाता है ओम। तो कैपिटल O का ओम पर ओम, जिसको हम महो भी कह सकते हैं, या साइमन भी इसका नाम है। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जो सिग्मा, जो 1/ρ होता है। सिग्मा इज व्हाट? कंडक्टिविटी। सिग्मा इज कंडक्टिविटी होता है। और एक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो अभी आपको मैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी म्यू जो है दैट इज VD/E। मोबिलिटी म्यू जो होता है VD/E। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सर कंडक्टेंस और हमने रेजिस्टिविटी का रिलेशन कैसे निकाला? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का होता है दो ना? चीज मैं बिल्कुल सिंपल सा क्लियर करता हूं, हाँ जी सर। ध्यान से समझना। रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस है और रेसिस्टिविटी दोनों रिलेटेड टर्म है। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी रिलेटेड टर्म है। रेसिस्टेंस मोशन का अपोज करता है, हमें मालूम है, रेसिस्टेंस मोशन का अपोज करता है, बट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला R = ρL/A है, मालूम है ना? R = ρL/A। तो R = जो ρL/A है, L इज एक्सटर्नल फैक्टर, लेंथ होता है, बाहर की चीज है, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, एरिया पतला कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। बट रेसिस्टिविटी इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी चेंज। कॉपर है तो कॉपर की लंबाई छोटाई कर सकते हैं, लेकिन कॉपर की जो प्रॉपर्टी है वी कैन नॉट चेंज, एंड दैट प्रॉपर्टी हैव some resistivity, some property to resist flow of current, that is resistivity. So you can say resistivity is internal property. Resistance also depends on resistivity as well as external property like physical property, length or area. Do you understand, Nitya? Yes, sir. Yes, Yes. sir, yes, sir. Now इट्स रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, उसका एक उल्टा प्रॉपर्टी है जो कंडक्टिविटी बोलता है, उल्टा प्रॉपर्टी। रेसिस्टेंस अपोज करने वाला तो सपोर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी।
दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। दो वर्ड है, एक जैसे रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस है, उसी तरीके से कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है। क्या? ओके सर, ओके। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस एंड रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। ठीक है सर, तभी Clear? रेसिप्रोकल में भी है ये। यस ठीक है। यस यस। तो ये क्लियर है, आप लोग क्लियर है? तो ये हमने टॉपिक ऑलरेडी किया है। फिर हम आगे का टॉपिक, ओम एक और चीज थोड़ी सी समझना, मैं यहाँ पे एक वीडी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो टर्म आएगा, एक आएगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होगा मोबिलिटी ऑफ होल। होल नया टर्म मैं यूज कर रहा हूं, होल। यस, बुक में नहीं दिया हुआ है बट देखना, इलेक्ट्रॉन एंड होल, HOLE, होल। होल क्या होता है? होल इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि अपोजिट ऑफ जो होल है वो तो प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो क्या होल प्रोटॉन है? नहीं, होल प्रोटॉन नहीं है। प्रोटॉन जैसा है बट प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी पॉजिटिव जैसा होगा। तो आपको अगर पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको जवाब देना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब पूछा जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, तो जवाब देना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हैं आप? होल ये के वाला बारे पॉइंट एक मिनट रिपीट कर देंगे। होल के बारे में हम दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 14 में, सेकेंड ओके टर्म का सर। लास्ट चैप्टर, वहां होल के ठीक है। बारे में ज्यादा डिटेल है। इस बुक में है ही नहीं, मैं बता रहा हूं चूंकि ये रिलेटेड टर्म है, हम 14 में दोबारा पढ़ेंगे। तो अभी आप होल याद रखना, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज कर लेना कि वो प्रोटॉन के जैसा है, 1 मिनट के लिए आप ठीक है सपोज सर। कर लेना, बस इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, ये जैसा मोबिलिटी है। तो इलेक्ट्रॉन की होती है ना? क्या? मोबिलिटी तो इलेक्ट्रॉन की होती है ना, कि होल वो होल कितना की भी मूव होती कर है, सकता है। होल की भी होती है, क्योंकि होल का भी तो ओके। मूवमेंट होता है ना। राइट नाउ, ठीक, नेक्स्ट वन। तो उसके बाद ओम्स लॉ आप जानते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस if temperature is constant and V is proportional to I, V equal to IR। पता होगा आपको। रेसिस्टेंस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हमने 6 पॉइंट हमने ऑलरेडी ले लिया, और 7 पॉइंट को लेना है अभी। R इक्वल टू रो L बाई ए हम ले लिया है। अब हम रेसिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और जाते हैं। तो रेसिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और जाते हैं। तो रेसिस्टिविटी का तो फॉर्मूला एक रो L बाई ए है, और रो इक्वल टू M बाई एन ई स्क्वायर टाउ एक फॉर्मूला आता है, रो इक्वल टू M बाई एन ई स्क्वायर बाई टाउ। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, रो इक्वल टू M एन ई स्क्वायर बाई टाउ। हाँ जी सर, लिख लिया। राइट। तो रो इक्वल टू M एन ई स्क्वायर बाई टाउ जो फॉर्मूला देख रहे हैं आप, इस फॉर्मूले में एक छोटा सा पॉइंट है, उस पॉइंट को देखिए क्या करना है। इस फॉर्मूले में जो टाउ है वो रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट करता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। तो मैं ऑलरेडी अभी क्या डिस्कशन किया था कि रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी कमेगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। एंड रिलैक्सेशन टाइम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन का मैंने डिस्कशन किया था कि अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करते हैं, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब फास्ट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलिजन होता है, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम के साथ रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल रिलेशन है। जब ये कम होगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। तो ये एक रिलेशन आपने कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक्चुअल में ये टॉपिक जो है, अभी मैं इसको लेता हूं, एक फॉर्मूला प्रूव करता हूं। उससे पहले एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड J इक्वल टू सिग्मा ई फॉर्मूला है। करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी में एक रिलेशन है, J इक्वल टू सिग्मा ई। यस, J इक्वल टू सिग्मा ई। डू यू अंडरस्टैंड नित्या? सर इंसुलेटर्स में तो उल्टा हो जाता है ना, उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना। इंसुलेटर में ये तो सिर्फ कंडक्टर्स के लिए होता है ना। मैं अगेन कि अगेन 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 insulator- क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, आपके जवाब देता हूँ। इनका क्वेश्चन था, अभी नित्या का क्वेश्चन था कि इंसुलेटर में क्या होता है। बस
जस्ट यू अंडरस्टैंड, इंसुलेटर में कुछ होता ही नहीं है. इंसुलेटर डज नॉट फ्लो, insulator have high resistance, it has so high resistance that current cannot flow through insulator. So we will not discuss anything about the insulator. We know that insulator have very high resistance, current is not able to flow through them, charge is not able to flow through them. But your question is concerned about that, your question should be concerned about that semiconductor. What? Yes, sir, semiconductor. Semiconductor. Listen, in semiconductor, when temperature increases, its conductivity increases and its resistivity decreases. It is opposite to conductor. सेमीकंडक्टर में सिर्फ होता है, क्या होता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां रेसिस्टिविटी भी बढ़ता था, वहां टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी कम हो जाती है. रीजन इसके है क्यों कम हो जाती है, बट नो नीड हियर टू एक्सप्लेन. ठीक है, बहुत ज्यादा होगा, ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन पूछ देंगे, कई एक बार कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आ जाते हैं, जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसका जवाब होता है कि उसके टेम्परेचर बढ़ने से उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, क्योंकि करंट के लिए अगर चार्ज बढ़ गया तो भी करंट बढ़ गया, और करंट बढ़ गया तो रेसिस्टिविटी कम गया, तो वहां पे रेसिस्टिविटी में कुछ अपोज या रिलैक्सेशन टाइम जैसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंडक्टर, नॉट फॉर सेमीकंडक्टर. ठीक है, वहां पे रेसिस्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि वहां पे चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ जाते हैं. ओके सर. ओके, एंड नेक्स्ट वन, J इक्वल टू सिग्मा, ये आपने लिख दिया. यस सर. हाँ, एक फॉर्मूला जो अभी इन्होंने फॉर्मूला बताया था, मैं यहाँ बीच में एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और फॉर्मूला है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. मालूम होगा, जब भी मैंने बीच में फॉर्मूला लिखा है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, इसी फॉर्मूला से आगे जाके ये फॉर्मूला निकाला है, अल्फा इक्वल टू R2 बाई R1 T2 माइनस T1. सर वो फॉर्मूला नहीं दिख रहा, लाइट का शेड पड़ रहा है. ओके, आपने R2 इक्वल टू R1 यस दिखा कि नहीं दिखा? सर. एक मिनट, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. देखिए मैंने स्क्रीन पे अब दिख रहा हूँ, ये है, अगर ये फॉर्मूला ये बताता है कि अगर R1 रेसिस्टेंस है और टेम्परेचर T1 है, और रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ के T2 हो गया, रेसिस्टेंस बढ़ के R2 हो गया, तो ये रिलेशन आ गया. इसी फॉर्मूला से आप अल्फा इक्वल टू, आपने फॉर्मूला निकाल दिया है R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1. यस, आर यू एबल टू सी? हाँ जी सर, लिख लिया. ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया. अब एक यहाँ पे फॉर्मूला हो, नाउ फॉर्मूला है, इट इज क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, दैट क्वेश्चन विल बी, एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना. एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे. हाँ जी. If a conductor is stretched n times, दोबारा सुनेंगे. If a conductor is stretched to n times of its original length and resistance of original wire is R, what is the resistance of new shape of the wire? अगर एक L लेंथ का रेसिस्टेंस है, L लेंथ का वायर है, कंडक्टर है, और उसकी रेसिस्टेंस R है, उसको स्ट्रेच कर दिया गया या मेल्ट करके फिर से रिवायर कर दिया गया उसी का, तो जो नया कंडक्टर बना जिसकी लेंथ पहले वाले से n टाइम्स है, जिसकी पहले वाले की रेसिस्टेंस R है, तो नए वाले की रेसिस्टेंस अगर R डैश है, तो R डैश का पीछे वाले रेसिस्टेंस R के साथ क्या रिलेशन है? सर n टाइम्स बढ़ जाएगी ना, NR हो जाएगा, क्योंकि लेंथ n बढ़ गई है एंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है. मैं इसको स्क्रीन में कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन में कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे. पहले वाले की लेंथ L है,
बाद की रेसिस्टेंस L1 है, तो L1 की वैल्यू पहले से n टाइम्स ज्यादा होगा, N1L। पहले वाले की रेसिस्टेंस को मैंने R मान लिया, बाद वाले की रेसिस्टेंस को मैं R डैश मान लेता हूं। तो मैं पहले फॉर्मूला लगाऊंगा R इक्वल टू, तो रो L बाई A हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, राइट। एंड नेक्स्ट वन, इक्वेशन 2 में मैं R2 निकालता हूं, तो रो तो वही रहेगा, बट उसकी लेंथ NL हो जाएगा, NL हो जाएगा। नए वाले की एरिया मुझे अभी नहीं मालूम है, तो मैं A डैश मान लेता हूं, मान सर लेता हूं। एरिया सेम ही रहेगी? एरिया कैसे रहेगी? उसी वायर को जब हमने स्ट्रेच कर दिया है, एक रबर का आपके पास एक रॉड है और आप उसको खींच के डबल कर देंगे तो पतला नहीं होगा क्या? सर बट टोटल, अच्छा वॉल्यूम सेम रहेगी बट एरिया पतला नहीं होगा, होगा पतला। यस तो सर, यस उसी सर। वायर में कुछ चेंज तो किया नहीं गए, तो मैं यहाँ पे क्या करना, तो इसकी वॉल्यूम सेम रखना। तो मुझे क्या करना है कि पहले NL, सॉरी NL नहीं, मैं इसको पहले L इंटू ए कर दिया पहले का पार्ट, और बाद का मैंने L डैश इंटू एन कर दिया, सॉरी L डैश इंटू ए डैश कर दिया, क्योंकि शुरू की लेंथ L और A है, लेंथ इंटू ए वॉल्यूम हो गई। तो बाद में जो L इंटू ए, तो L डैश की वैल्यू NL होती है, तो A डैश हो गई। आप समझ रहे हैं यहाँ पे? तो L से L कैंसिल कर देंगे, तो न्यू A डैश जो होगी वो A बाई एन हो जाएगी। न्यू जो A डैश होगी A बाई एन होगी। क्लियर? यस नित्या। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। अब आप यही वैल्यू आगे पुट कर दिए R2 में, तो रो एन L बाई ए डैश की वैल्यू A बाई एन कर देंगे, तो n ऊपर दोबारा चला जाएगा, A बाई एन करेंगे तो आ जाएगा ये n स्क्वायर L बाई A और रो। तो आप पहले के रिस्पेक्ट में n स्क्वायर टाइम्स ज्यादा हो रहा है, तो न्यू वैल्यू इज n स्क्वायर R। मैं क्वेश्चन नहीं, दोबारा रिपीट कीजिए। ए बाई एन आपने कैलकुलेशन करके निकाला है, हाँ, तो फिर वो तो जैसे कि अगर ए जैसे लेंथ n टाइम्स बढ़ रहा है तो फिर वो तो ऑटोमेटिक ए बाई एन होगा ना। हाँ, 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 तो फिर बिना कैलकुलेशन करे मैं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। देखो व्हाट इज दैट, मुझे क्या होता है कि जब कोई चीज एक्सप्लेन करना होता है, तो मुझे इस वे में करना चाहता है कि एवरेज शुड अंडरस्टैंड। जब मेरे को ये क्वेश्चन करना होता है, जब मेरे को क्वेश्चन करना होता है, तो मैं बहुत सारी कैलकुलेशन मन में ही निकाल देता हूँ। आप समझ गए? मैं तो कई बार पेन नहीं छूता, ऊपर से आंसर मार देता हूँ, क्योंकि मन में सारा कुछ हो जाता है। तो इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस एंड योर स्पीड बिकम्स फास्ट, मन में ही कैलकुलेशन, तो टिक मार दो सीधा। ठीक है, मैं एक मेथड बता दिया, मैंने n टाइम्स यहाँ पे आ गया, हो सकता है किसी में 3 टाइम्स आ गया, किसी में 1.5 टाइम्स आ गया। नहीं तो आप मेथड तो सब में लग जाएगा ना, n स्क्वायर किसी में नहीं बैठे, लेकिन ये मेथड तो सभी में बैठेगा। क्लियर है? सो अभी आपको क्या करना, ये चीज को लिख लो, ताकि आपको वहीं पे लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, अभी प्रैक्टिस कर लो उसको, कर लो प्रैक्टिस, कोई नहीं, कर लो अभी कर लो। हो गया? हो गया? सर मोबिलिटी जो होती है वो VD बाई ई होती है ना? हाँ, VD वही होता है।
ओके अगला टॉपिक है हमारे पास सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है? देखो कंडक्टर जो होता है, आप एक बहुत सिंपल सा मेथड यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर सुपर कंडक्टर क्या चीज होता है, आप सभी नोट कर चुके इसको? सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर ये होता है कि अगर किसी की टेम्परेचर बढ़ती है तो रेसिस्टेंस बढ़ती है, रेसिस्टिविटी बढ़ती है, और टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो रेसिस्टेंस कम होता है, रेसिस्टिविटी कम होता है, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस तो रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस। और नाम है कंडक्टर की वैल्यू जब बिल्कुल मैक्सिमाइज हो जाए, मैक्सिमम कंडक्टिविटी हो जाए, तो दैट बिकम सुपर कंडक्टिविटी। तो मैक्सिमम कंडक्टिविटी के लिए मिनिमम रेसिस्टिविटी करना पड़ेगा, और रेसिस्टिविटी कम करने का तरीका है टेम्परेचर को कम करो। तो इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर of certain substance, then its resistivity decreases, and when you again decreases further, temperature decreases further, resistivity decreases further, धीरे धीरे कम करेंगे, कम होते 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 एक ऐसी सिचुएशन आएगी where resistivity becomes zero, एक सर्टेन टेम्परेचर आएगी जहां पे रेसिस्टिविटी जीरो हो जाएगी, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। और वेयर सब्सटेंस बिकम सुपर कंडक्टर, वहां पे जीरो हो गई तो कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी तो है ही नहीं, तो अपोज करने के वो है ही नहीं, तो इनफाइनाइट करंट फ्लो होगा, दैट इज सुपर कंडक्टिविटी केस, सुपर कंडक्टर हो जाएगा। तो सुपर कंडक्टर एक आइडियल केस होता है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अगर सुपर कंडक्टर हो जाएगा तो हमारे पास एनर्जी की समस्या ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी का लॉस ही नहीं होगा। एनर्जी का लॉस H=I²R से होता है, बट R ही नहीं है तो हीट का लॉस ही नहीं होगा, जितनी एनर्जी देंगे वही हो जाएगा। किसी सब्सटेंस से हीट पास हो गई, वो कंजप्शन ही नहीं हुई, किसी वायर के अंदर कोई भी लॉस नहीं होगी। मान लो गुजरात से पावर स्टेशन से करंट चली 10 जूल की, इंडिया में 10 जूल, दिल्ली 10 जूल आ गई, 10 जूल का यूज करो। बीच में जो लीकेज है ना, वो लीकेज ड्यू टू हीटिंग और कंडक्ट, वो खत्म हो जाएगा। बट ये एक आइडियल केस है, क्योंकि -200 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जिसको मेंटेन करना हमेशा पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो अभी हमने 10 टॉपिक लिया है। अभी एक फॉर्मूला और लेते हैं, ये सभी कोई अपना फॉर्मूला लिखेंगे एनर्जी का। मैं एनर्जी और पावर का फॉर्मूला लिखने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक नहीं लूंगा, मतलब आगे टॉपिक बताऊंगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ पावर एनर्जी का। आप जानते हैं फॉर्मूला, एक हीट का फॉर्मूला होता है H=I²RT। ये हीट भी होता है, ये वर्क भी होता है, एनर्जी भी होता है। क्या होता है? हीट भी होता है, वर्क भी होता है, एनर्जी भी होता है फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला से अगर पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है, पावर का वर्क अपॉन टाइम होता है, तो हीट अपॉन टाइम भी कहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये I²R होगा। बट होता क्या है कि फॉर्मूला को इंटरचेंज काफी करते हैं, तो इट इज योर वर्क, ये आपका काम है कि यहाँ पे इस I की जगह V=IR, तो I को V/R कर दो, एक बार करके देखो क्या हो रहा है, फिर R को हटा के देखो क्या हो रहा है, तो 2-3 अलग अलग फॉर्मूले आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ओम्स लॉ से V=IR होता है, तो I=V/R, तो मैं इसको क्या करूंगा, V²/R² इंटू R, तो एक कैंसिल होके एक V²/R भी फॉर्मूला आ जाएगा, और ये फॉर्मूला यहाँ भी जाए तो V²RT भी हो सकता है। और अगर मैं R को हटा के मैं V/I करूंगा, तो ये फॉर्मूला पावर =VI हो सकता है, और ये फॉर्मूला VIT भी हो सकता है। तो ये 2-3 फॉर्मूले आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, जहां जिसकी जरूरत है हम लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका, टॉपिक नंबर 12 और 13 भी हो गया। इस तरीके से हो गया क्या? यस, 12 और 13 भी हो गया। नित्या, हाँ जी सर। आप इसको लिख लीजिए। एंड अभी इसके बाद लिखने के बाद अभी क्या करेंगे कि ये आप भी क्या करेंगे कि ये 5-7 मिनट में पूरे फॉर्मूले को देखेंगे, 2 बार लिखेंगे, एंड उसके बाद मैं फिर से फॉर्मूला आपसे पूछूंगा, फिर हम बचे हुए टॉपिक को लेंगे। ठीक है सर। ठीक है? सर वो यस, एक आस्क, ना डाउट आ रहा था मुझे कि शायद बोलिए। से मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है। जो हमारा आपने लिखवाया है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m/ne² / टाउ।
रो इक्वल टू m बाई n स्क्वायर बाई टाउ। अच्छा वो रो है ना, मैंने एक्चुअली सिग्मा लिख दिया था तो नहीं, मुझे रो, फिर रो, वही रो, प्रॉब्लम हो रो, रही थी रो। कि सिग्मा तो कंडक्टिविटी है। ओके सर। So starts first read, yes, think and write 2 times। लिखते वक्त कोशिश करना है कि बिना देखे लिखो। यस, फॉर्मूले लिखें, लैंग्वेज नहीं लिखना, लैंग्वेज को रीड करना है। आप लिख के, जिनका हो जाएगा 2 बार लिखा हुआ, मुझे बता देंगे कि मैं हो गया। टाइम 12 से ऊपर हो चुका है, 12 से ज्यादा हो चुका है। पावर तक टॉपिक हम ले चुके हैं। पावर के आगे का टॉपिक हम ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ले रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ले रहे हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल ले रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ले रहे हैं, और किरचॉफ लॉ, व्हिटस्टोन ब्रिज। बीच में आएगा, स्लाइडली से खोल के अंदर रख देना, ठीक है। चलिए आगे। तो मैं यहाँ पे पहला टॉपिक की बात कर रहा था कि हाँ इलेक्ट्रिकल पावर हो चुका है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप पेज को देखते जाइए, जो इंपॉर्टेंट होगा लिखते जाएंगे वहीं पे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ होता है, ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का होता है ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको वर्क अपॉन चार्ज कहते हैं। जैसा कि आप पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पोटेंशियल है, बट इसका बैटरी के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है ये बैटरी के लिए यूज होता है। यहाँ पे इसको ध्यान रखना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। ओह सॉरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जैसा कि मैंने बताया वो बैटरी के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूज बैटरी के लिए होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसी चीज में और आगे आते हैं, तो जैसे कि मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताया। इंटरनल रेजिस्टेंस आप फॉर्मूला देखते हैं तो एक फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा, कोई बैटरी होती है ना, जैसे कि यहाँ की हमने करके एक बैटरी बना दिया, तो बैटरी में कई एक बार बैटरी के साथ साथ रेजिस्टेंस होता है, एक बाहर रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, तो बैटरी की भी कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और इधर करंट आई जाता है, और इसकी रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ई इक्वल टू आई आर प्लस आर हो जाता है। तो इसी में फॉर्मूला ई इक्वल टू आई आर प्लस आई आर होता है, और इसी में ई इक्वल टू फॉर्मूला वी प्लस आई आर हो जाता है। ये फॉर्मूला डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है, हमेशा याद रखिए, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, सेल डिस्चार्ज हो रहा है तब ये फॉर्मूला लगता है। इसमें क्लोज्ड सर्किट भी इसको बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट का केस। इसी में अगर ये ओपन सर्किट हो गया, इसी से फॉर्मूला V इक्वल टू ई माइनस आई आर भी हो गया। अगर ये ओपन सर्किट हो गया, कहीं भी ओपन सर्किट हो गया, या दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये चार्जिंग ऑफ सेल हो गया, एक ही चीज है, चार्जिंग ऑफ सेल। बैटरी जब चार्ज होता है तो यही फॉर्मूला V इक्वल टू ई प्लस आई आर होता है। हम रीजन पे नहीं जाएंगे क्यों कैसे होगा, सिर्फ याद रखना इसमें जो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में E इज ग्रेटर देन V होता है, और चार्जिंग ऑफ सेल में V इज लेस देन E होता है। सर ये वाला एक बार अच्छे से समझा देंगे, ये लिखना। जब चार्जिंग ऑफ सेल होता है ना, ध्यान रखिए, जब चार्जिंग ऑफ सेल होता है
तो V इज E प्लस आई आर। V नहीं, चार्जिंग ऑफ सेल में V ग्रेटर होता है, टर्मिनल पोटेंशियल जो EMF से बड़ा होता है। EMF बैटरी का जो सेल होता है वो छोटा होता है। जब अच्छा डिस्चार्जिंग ऑफ सेल होता है तो E बड़ा होता है, टर्मिनल पोटेंशियल छोटा होता है। ठीक है। सर, टर्मिनल पोटेंशियल और जो सेल के अंदर पोटेंशियल है उसमें क्या हाँ फर्क है? देखो मतलब इसमें तो हम ज्यादा चीज, जो आउटसाइड द सेल है वो टर्मिनल है। ओके सर। आउटसाइड द सेल है वो टर्मिनल है। तो आउटसाइड द सेल छोटा होता है जब सेल डिस्चार्ज होता है, और वो बड़ा हो जाता है जब सेल चार्ज होता है। सर डिस्चार्ज मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा ऐसे कि ये डिस्चार्ज हो रहा सिंपल सी है। चीज है, देखो ऐसा है, हम पूरा डिस्चार्ज ही पढ़ते हैं, हमारे लाइफ में ज्यादा डिस्चार्ज है, चार्ज कम है। आपके मोबाइल में, आपके घर में, आपके मोबाइल में क्या है, बैटरी को मोबाइल क्या करता है, ध्यान से समझ लेना एक लाइन में। मोबाइल में बैटरी है, वो बैटरी मोबाइल के अंदर साउंड, पिक्चर, एलईडी सभी को ऑपरेट करता है। क्यों? बैटरी को आप चार्ज करते हैं और दिन भर वो डिस्चार्ज होता रहता है ना। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए उस सर। समय जो बैटरी है वो पावरफुल है। किसके लिए पावरफुल है? वो पावरफुल है उसके साउंड के स्पीकर के लिए, वो डिस्प्ले के लिए पावरफुल है, क्योंकि वो खुद सप्लाई कर रहा है। आप समझो, हाँ मैंने जी क्या सर। कहा, आउटसाइड द बैटरी। लेकिन बैटरी बिकम्स लेस पावरफुल व्हेन इट बिकम्स डिस्चार्ज, दे रिक्वायर एक्सटर्नल सर्किट। हम बाहर से उसको सॉकेट लगाते हैं तब जाके चार्ज करते हैं, वही ईएमएफ कमजोर पड़ जाता है और बाहर की ईएमएफ सप्लाई करने लगता है बाहर की। तो वहां पे ये समझ लो, वो जब आप चार्ज करते हैं तो चार्जिंग कभी कभी करते हैं, ज्यादा तो डिस्चार्ज ही होता है ना। ठीक है, यस सर, समझ आ गया। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब आगे हम लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो यहाँ पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है ये कुछ ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पे ऐसा होगा, एक इस टाइप की है, ये एनसीईआरटी बुक में भी है, प्लस माइनस E1 R1 E2 R2। ये आसान होता है, इसमें सीधा फॉर्मूला है, चूंकि ये सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 हो जाएगा और E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ध्यान रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन बुक में एक इस टाइप का डायग्राम बना रखा है बुक में, एनसीईआरटी बुक में। तो यहाँ पे E1 है, ये R1 है, E2 है, ये R2 है, और यहाँ पे करंट I1 I2 जाता है। बट ये कैलकुलेशन कैसे आएगा उस चीज पे हम नहीं आएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है वो E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 है, और नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 है, जिसको बुक में बाद में इसी को सॉल्व करके यहाँ पे कर दिया है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। जो मिक्स वाला पार्ट है अभी हम नहीं करेंगे, जो मिक्स वाला पार्ट है अभी हम नहीं करेंगे, मतलब करेंगे हम बाद में करेंगे, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लो। सर इसमें R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, E2 और हाँ, E1 के? यस यस यस, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके सर। R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस है। सर हम वायर के रेजिस्टेंस को 0 मानते हैं ना, नेग्लिजिबल? अभी यहाँ पे ले रहे हैं 0 यहाँ पे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो मिक्स वाला भी हम बता देते हैं, मिक्स वाला भी आप समझ लेंगे। एक चीज समझ लेना कि बैटरी अगर सेम ऑर्डर में है तो ईएमएफ प्लस होती है, अपोजिट ऑर्डर में है तो ईएमएफ माइनस होती है बैटरी में। बैटरी अगर सेम ऑर्डर में है तो ईएमएफ प्लस, और अपोजिट ऑर्डर में है तो ईएमएफ माइनस। अगर पैरेलल में कनेक्शन है तो पोटेंशियल सेम, सीरीज में कनेक्शन है तो पोटेंशियल अलग अलग। किरचॉफ के फर्स्ट और सेकंड लॉ आगे आपसे पूछना है। हाँ, मिक्स नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं इसको। क्वेश्चन आया भी नहीं है, कभी भी सीबीएसई में आया नहीं है, आता तो कर लेते।
और हमारा टाइम जो है ना हमको लगाना ठीक नहीं लग रहा है। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के फर्स्ट और सेकंड लॉ याद है कि टोटल सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इज जीरो। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, टोटल सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इज जीरो। कोई भी जंक्शन है, जंक्शन में जितनी करंट आएगी उतनी चली जाएगी। ध्यान रखना, मान लो कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, I1 प्लस I2 आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट I3 प्लस I4, पता है आपको। और दूसरा क्या है कि सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। क्या है, सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, राइट। आप लोग ने पहले किरचॉफ लॉ पे बेस्ड सर्किट में क्वेश्चन किए हैं, किए हुए हैं, किए नहीं किए हैं। चलिए, तो मैं इसके जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के ऊपर हम इसको डिस्कशन करके समझाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। लेसर देन अभी आगे का टॉपिक हमारा मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये बच गया है। ये टॉपिक हम करेंगे क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। अभी 5 मिनट का टाइम और देते हैं। जो बचा हुआ टॉपिक पढ़ाया गया है इसको एक बार फिर से आप पढ़िए, लिखिए, देन आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन के बाद हम भी क्वेश्चन जो बीच में उस पे लेंगे, तब हम ये तीनों टॉपिक को इकट्ठा ले लेंगे। 5 मिनट और आपको टाइम मिलता है अभी, किसकर क्या चीज के लिए, हाँ ये अभी लर्न करके लिखने के लिए 5 मिनट का टाइम मिलता है। जो अभी टॉपिक हुआ है टिल किरचॉफ लॉ, 3 टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। कम से कम हम 20 क्वेश्चन करने के बाद उस टॉपिक को करेंगे। थोड़ा आयुष उधर हो जाओ। ठीक है, कीजिए इसको जरा। और दूसरी साइड में हम दोनों सीधे लेते, मतलब आया जिंदगी लेते। हाँ, अब आप लोग काम करें, पर देखो चित्र मीटर की क्या लिखा हुआ हो गया। याद है ना सब? बिना देखे लिखी, देखे लिखी ठीक है। अभी बचा हुआ वर्क जो अभी तक है किसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आज 23 है। एक बार दिखाओ पहले ये स्टाइल लिखने का ठीक नहीं होते, क्योंकि इकट्ठी लिखने से ये क्या लिखा है, ये वी होगा, वी स्टार्ट फंक्शन प्रोफेसर चार्ज फंक्शन, ये सीरीज, ये पैरेलल नहीं होता है, सीरीज होता है, सीरीज होता है, ये सीरीज होता है, ये पैरेलल होता है। एक और इसको एक बार से हाँ बिना पीछे का वहां पर
VIT और ये आगे कर दीजिए। यस ये सब आता है आगे वाला। जी पीछे का फॉर्मूला एक बार और देखिए, पीछे का एक बार और देखिए, सारा फॉर्मूला नीचे से हुआ है, बहुत देखिए वीडियो को नहीं देखिए, और भी प्रॉब्लम बचा है, एक बार और देखिए पीछे। सर लिमिटेशंस क्या होंगे? हाँ क्या लिमिटेशंस अभी वो देखिए लिमिटेशन, तीन लिमिटेशन आगे भी नहीं दी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अभी करना तो सारा है, बट हम सारा तो भी क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको अभी हम करेंगे। नंबरिंग लिखिए क्वेश्चन जो हम करेंगे, नंबरिंग अपने नंबरिंग करें। सर वो क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा जो भी कर दिया आपको, मेल खोलिए आप। सर आया नहीं है कुछ। नहीं है नो सर। सर मेल आईडी किससे किया है, मैं उससे लिख के कर लूंगी। प्रतीक से है। ओके सर। क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन। लगभग हमें 15-20 क्वेश्चन लिखवाए ज्यादा लिखवाए। अभी आपके जब 20 के आसपास हो जाएंगे, 20 तक शुरू के लिए, जब 20 तक क्वेश्चन हो जाएगा तो 20 तक का पहले ड्रॉप ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 20 के आसपास। ठीक है। और अच्छा एक और चीज, आपको क्वेश्चन जैसे 1 अटेम्प्ट में हो रहा है ना, तो ठीक है, 1-2 अटेम्प्ट में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन पढ़ना है, क्वेश्चन है ना, थोड़ा दिमाग लगाना है, बट उस पर बहुत टाइम नहीं लगना। फर्स्ट जो हमारा हॉल्ट होगा ना, क्वेश्चन नंबर 15-18 तक हॉल्ट हो जाएगा। 1 to 18 आपको जो हो जाएगा तो फर्स्ट हॉल्ट 18 ठीक है। फर्स्ट वाले में फॉर्मूला कौन सा है? फर्स्ट आपको जो लगता है करो, सेकंड थर्ड में मैं इकट्ठे सबको बताते चल रहे हो, ठीक है। फिर जैसे आपको चाहिए ना, फिर ये लोग ध्यान नहीं देंगे, फिर 2 देर बाद ये पूछेंगे, ये दिक्कत है। या पहले तक रुकना है तो पहले तक ले लो, 10 तक ले लो,
ठीक है 10 तक मुझे 10 तक मेरा देखते हैं, जिसका पहले हो जाएगा मैं उसी समय स्टार्ट कर दूंगा। हो गया सर। 10 में शुरू कर, क्वेश्चन हुए हैं? हाँ जी सर 10 तक हो गए। ठीक है, जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो एक दूसरे अभी बंद कर दो, उसको कुछ करना है क्लास के लिए लॉग इन करो। अभी क्वेश्चन कुछ करेंगे, बीच में क्या होगा कि मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या करना, अभी आप लोग क्या करेंगे कि हर कोई अपना समझने की कोशिश करना, उससे करना, ठीक है, अपना समझने की कोशिश करना। जब समझाने की बात आएगी ना तब उन चीज पे ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चार्ज निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए चार्ज निकालना है तो i इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 + 2t और i का मतलब होता है dq/dt। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। i इक्वल टू dq/dt, dq इक्वल टू 4 + it, dt को इस साइड क्या इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन में 2 सेकंड से 6 सेकंड दिया हुआ है, 2 सेकंड से 6 सेकंड दिया है तो q इक्वल टू यहाँ पे 4t + 2t²/2 इधर 2 2 6 करेंगे, आगे आपको आता है शायद इसका आंसर 48। ठीक है, आगे तो बताने की जरूरत नहीं, ठीक है नित्या, ठीक है? यस सर ठीक है आंसर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर ये हमने फर्स्ट बता दिया, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो सेकंड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू लैंप इन 1 एंपियर करंट 300 मिली एंपियर चार्ज दिस। बहुत सिंपल है, चार्ज निकाल दो, चार्ज निकाल दो और चार्ज को इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू dq/dt, तो dq इक्वल टू q इक्वल टू I इंटू t, तो q की वैल्यू I कितना है, I है 300 मिली एंपियर, मिली का मतलब 10⁻³ और टाइम को सेकंड में लेना है तो 1 मिनट को कितना लेना 60 सेकंड। ये कूलम में आ गया, लेकिन मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछता है, इलेक्ट्रॉन बता, क्या पूछता है, इलेक्ट्रॉन बताओ। Ne आप लिखते हैं तो Ne की वैल्यू इतना आ गया तो n कितना हो जाएगा 300 into 10⁻³ into 60 divided by 1.6 10⁻⁻90। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या में आंसर इसका? तो जो कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा ना, इसका कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करो क्या, नहीं सर, ठीक है ना, तुम समझ रहे हो नहीं, नोट कर लेना, मैं अभी छोटा जो इसीलिए पहले पूरा कर लूंगा फिर मैं रुक जाऊंगा तो नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है रेशियो ऑफ चार्ज पूछ रहा है। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी कोई भी ऐसा फॉर्मूला होगा, अगर फॉर्मूला में एक्स एक्सिस में एक चीज है और वाई एक्सिस में दो चीज है और उसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई करके निकलता है तो आप उसका एरिया निकाल देते, मल्टीप्लाई करके निकलता है तो एरिया निकाल लेना। अगर क्लास 11 में आपने ठीक से पढ़ा होगा तो अगर एक साइड में एक्स एक्सिस टाइम है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी है तो वेलोसिटी टू टाइम डिस्प्लेसमेंट है, तो ग्राफ्स को देख के अगर पूछता है डिस्प्लेसमेंट बताओ तो उस ग्राफ की एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक साइड में करंट है और दूसरे साइड में टाइम दिया हुआ है तो मुझे चार्ज चाहिए, तो करंट इनटू टाइम चार्ज होता है तो मैं एरिया निकाल दूंगा। बट यहाँ पे रेशियो की बात कर रहा है, यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं ग्राफ को बना देता हूँ। आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ ऐसा है, फिर ग्राफ ऐसा है,
फिर ग्राफ ऐसा है। इस ग्राफ में देखेंगे तो शुरू में 2 है, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। तो पहले इतने का ग्राफ निकाला, फिर इतने का निकाला, फिर इतने का निकाला। आंसर तो मुझे याद है, इसका आंसर 1:1:1 आता है, 1:1:1 आता है। यस सर। ठीक है, तो फिर भी देखोगे क्योंकि ये यहाँ पे 1 है और इसके सामने 2 है, तो इसका जो एरिया है 1:1:1 आ गया। इसके एरिया 1:2 सर 1:2 है। 1 हाँ सॉरी, ये 2 है ना, यस सर। तो उन दोनों का टाइम 2 होगा ना सेकंड हाँ। में 1। तो इसका हो गया 2:1 2 हो गया। दूसरे का ग्राफ 1:2 2 हो गया। हाफ इंटू और इसका 2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1:1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 2 तो कैंसिल होकर 1:2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। रेशियो ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो फॉर्मूला पहला ही हो जाएगा, जी सर, हो जाएगा पहला। यस सर, यस सर। उसके बाद कौन सा नंबर बोले थे? 6 क्वेश्चन 6 पूछे थे। यस तो सर। 6 फॉर्मूला को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में Vd इक्वल टू मोबिलिटी, तो म्यू इक्वल टू Vd बाई E बताए थे फॉर्मूला। और इस क्वेश्चन में जो वेलोसिटी है वही Vd है, जो वेलोसिटी है ना वो Vd है, तो वेलोसिटी तो 0.5 है और E इक्वल टू V इंटू L होता है। याद है, पोटेंशियल इंटू लेंथ होता है। तो पोटेंशियल इंटू लेंथ है, तो 200 पोटेंशियल है और लेंथ की वैल्यू 2 मीटर। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। E इक्वल टू सॉरी E इक्वल टू VL नहीं होता, V बाई L होता है। E इक्वल टू क्या होता है? V बाई L होता है। तो ये अपॉन 2 होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर 1/200 होगा। सर ये इक्वल्स टू v बाय कैसे? ये तो कितनी बार फॉर्मूला पढ़े थे, E इक्वल टू dV बाई dr इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड में dV बाई dr। तो dV बाई dr तो V बाई L कर दिए उसी को। dr इज डिस्टेंस, L इज लेंथ। याद नहीं है? याद है सर। हाँ, ये इससे आंसर आ जाएगा। इसका कौन सा नंबर बोले थे? 9। 7 सर 7 Which of the following characteristics of electron determine the current in the conductor? हाँ? Drift velocity and thermal velocity. तो मालूम है नहीं? चलिए आगे। सर 9 9th का क्वेश्चन में BC ग्राफ होगा। BC हाँ सही 9th में BC ग्राफ होगा। कंटेंट का फील होगा। 10th में Ohm's law in the field theory can be expressed R equal to rho L by A, V equal to IR। तो V इज इक्वल टू IR होगा ना। हाँ, तो D पर यस सर, D पर 10th का D, यस सर, ठीक है। सर क्वेश्चन 7 वाले में डाउट था, थर्मल वेलोसिटी वाले में, पर वो समझा देंगे। Which of the following characteristics of electron determine the current in the conductors? देखो इसमें मेरे हिसाब से आंसर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला ज्यादा सही बैठ रहा है। थर्मल भी तो करते हैं। हाँ थर्मल सर थर्मल पे भी तो करेगा ही कि अगर हाँ। आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फर्क तो पड़ता ही है शायद। समझ गया, करंट दोनों कर दो, दोनों, क्योंकि वो जो ओम्स लॉ लिया है ना, करंट का फ्लो पोटेंशियल के भी प्रोपोर्शनल है, तो पोटेंशियल का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात है। लेकिन उन्होंने ये भी तो बोला था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब टेम्परेचर का भी रोल वहां पे होता है। तो ठीक है, डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर हमने 10 तक ले लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप 10 से 20 लीजिए। 11 से 11 से कुछ थोड़ा बता दो वापस। थर्ड हो गया, ये थर्ड है। हाँ सर कैसे किया? इसकी एरिया निकाल दिया, अच्छा ठीक है। फिर इसकी एरिया निकाल दिया, फिर इसकी एरिया निकाल दिया। पहले वाले का तो 182 है, दूसरे वाले का कैसे हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल रेक्टेंगल, उसमें भी ये वाला पोर्शन 3 होना चाहिए था उसका, तो 6 ये लंबाई तो एक ही है ना जी, 2 और 1, एक ही 1 तो हुआ, 2 into 1 अब दूसरे का 1/2 बेसिक भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। सर 11th करना है ना नेक्स्ट, 11 12 13 15। हाँ,
मतलब जो नंबर लिखवाए हैं ना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जो नंबर लिखा हूँ वही क्वेश्चन करो, बट नंबर आप 11 से 25 तक ले लो। 11 से 26। हाँ 25 26 तक ले लीजिए। ओके सर। इसमें से सुनो, इसमें से कुछ नोट करना है। हाँ सर, क्वेश्चन 2 में कौन सा फॉर्मूला लगाया था आपने? Q into Q equal to IT। IT। हाँ सर 13 बता दो एक बार। जैसे सर वो वाला है ना जो आपने कहा था, साथ में बताओगे इसका पोटेंशियोमीटर वो वाला सर। 13। हाँ तो सबको बताएंगे नहीं करते। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सीधा ही हो जाएगा, इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं। V equal to IR से आंसर आ जाएगा। 2 एम्पियर की करंट है ना, तो आंसर इसका 1 एम्पियर 1 ओम है सीधा है। सिर्फ जो 11th क्वेश्चन है जहाँ पे हमें टेम्परेचर की डिपेंडेंस पूछी है वी और आई ग्राफ में, तो उसमें वो लिमिटेशन वाला आ जाएगा ना ग्राफ, जिसमें वैल्यू सेम आने लग जाती है। यस सर, एक लिमिटेशन थी ना उसमें कि उनकी वैल्यू सेम आने लग जाती है, वी की कांस्टेंट वैल्यू आने लग जाती है, वो बढ़ती नहीं है, तो वो वाली लग जाएगी यहाँ फर्स्ट वाला ग्राफ क्वेश्चन 11th में। मतलब सी आपका कहना है, सी आप जवाब देना चाहते हैं? नहीं सर, ए हो सकता है, क्योंकि एक लिमिटेशन थी ना कि उसमें वेलोसिटी की सेम वाला आने लग जाती है और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। अब ए हो जाएगा, ठीक है, ए ना, कैलकुलेट हो जाएगा करंट। हाँ ओके। क्वेश्चन में 12 ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग पता है ना? यस सर 12 बता चुका हूँ। 13 का, NR वाला, यस सर। यस 13 का 1 ओम आंसर होगा। यस सर। हाँ सर 14th करना था। नहीं मुझे ध्यान नहीं है, नहीं करना। 14 कर दो, अल्फा की वैल्यू वाला है ना, कर दो। यस सर, वो तो फॉर्मूला है। अल्फा की वैल्यू वाला है, निकाल दो 14 की। हाँ उसको रिकॉर्डिंग भी कर देते क्या? रिकॉर्डिंग हो जाता है ना इसमें? सर हो जाता है, पर वो सर सवाल पूछते हैं साथ साथ, अच्छा तो पूछ के अभी तो सर स्टार्ट हो गया। अच्छा ऐसा है ना, ध्यान दीजिएगा पहले आपकी तरफ ये भी देना, वो तो क्योंकि है ना फिर क्लास थोड़ी देर बाद बंद करनी है ना, तो थोड़ा फटाफट कर दो। 14 आगे देखो, 14 बताएं क्या? चलो बताओ। यस सर बताओ। तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है इसकी। व्हीकल्स को यार I2 2 एम्पीयर लेकर रखा है। 14 है at room temperature the resistance of heating element is what is the ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लग रहा है। at room temperature, ठीक है, resistance of heating element, ठीक है, what is the temperature of element, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला में यहाँ पे लगाऊंगा 14 के लिए, R2 इक्वल टू
R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर है। यस सर R2 की वैल्यू यहाँ पे 117 है, ये 100 है। 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है 1.7 टेन की पावर -4 इनटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला किसी को डाउट है? नहीं। इसको नीचे डिवाइड करो तो ये 1.17 आ जाएगा सीधा। 1 प्लस 1.7 10 की पावर -4। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यस सर। ये 1 को इधर सब्ट्रैक्ट करो तो 0.17 डिवाइडेड बाय 1.7 इनटू 10 की पावर -4 डेल्टा टी। ठीक है, डायरेक्ट कर दूं? यस सर डायरेक्ट सर। इसको पूरा कैंसिल करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है सर। सर 1000 1000 तो आएंगे ऑफिस में। 1000 आंसर नहीं है ना? नहीं हमें तो डेल्टा टी 1000 आया है ना जी, चेंज इन टेम्परेचर 1000 टी आया तो 27 तो था ही, तो 1027 ले लेंगे ना। ओके सर अरे मतलब वो अप्रॉक्स 2000 ये अप्रोक्सीमेटली नहीं है, ये पूरा एग्जैक्ट है, अप्रोक्सीमेटली नहीं है। अरे डेल्टा टी निकला है ना अभी, तो फिर दूसरा वाला भी डेल्टा टी में माइनस करना पड़ा, वो T2 माइनस T1 होता है ना, तो T1 को ऐड करना डेल्टा टी का पड़ेगा। मतलब ये 1027 T2 T1 है। प्लस हो जाएगा 27 है ना? तो सर T1 प्लस हो जाएगा उसका। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़िए। 15 का है। 15 का आंसर सी। सी, 15 का सी। 18 का ये 18 का 18 का एक हाँ सर 60% का है। है वो नहीं करने ना, अभी नहीं बोला तो टिक वाले करने 40 वोट 60 वोट ना 20 कर लिए। सर 19 20 अच्छा, two bulbs this are connected, the ratio of resistance will be। देखिए ये वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। आपके पास एक फॉर्मूला है P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। स्क्वायर बाय आर, तो R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। Yes, आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना। क्वेश्चन तो ये हो गया ना, 220 V स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? आप लोग बताना। यस सर, ये तो दोनों का वोल्टेज तो सेम ही है, यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? P2 by P1। सर 2/2:3 आ जाएगा। हाँ 60/40, P2 by 2 आता है 40/60। हाँ 60/40 होना चाहिए, तो 3:2 होना चाहिए। यस डी 90 देखो वो तो मिस्टेक, मतलब आंसर पता, फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम किक कर ले, करेक्शन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। 20 heat produced by 100 heater watt in 2 minute। H is equal to I square। इतना नहीं लगाओ, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। तो पावर से इनटू कर देंगे ना टाइम को, तो हीट इनटू पावर इनटू टाइम इक्वल टू हीट, तो 100 वाट इनटू 2 मिनट। into time equals to हाँ 100 into 60 100 इनटू 60 आंसर 120 सर। 120 आया ना सर। हाँ 120 नहीं 12 के 200 है ना, 100 इनटू 120 12,000 का आंसर होगा ना। हाँ सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि देखो यहाँ पे दोनों साइड में 10, बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूज, दोनों साइड में 10-10 वोल्टेज का 2 बैटरी लगा हुआ है। तो 10-10 वोल्ट का 2 बैटरी लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा, जो दोनों पैरेलल में है तो एक ही वोल्टेज काम करेगा, दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो I इक्वल टू V बाई R, तो V 10 डिवाइडेड बाई R 5, तो 2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। सर ये वाला समझ नहीं आया आपने क्या बोला है, बट तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि दो बैटरी लगा हुआ है ना 10-10 यस वोल्ट का, सर, एक 10 के दो दे लगे। आर इन पैरेलल। यस सर। तो पैरेलल में तो सेम वोल्टेज सेम ही हम एक ही लेंगे ना सर, पैरेलल में वोल्टेज same ऐड नहीं करते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं। अच्छा ठीक है सर। आगे जो भी नंबर है आगे का देखिए। 25 देखिए, ये सी, एसी का जवाब ए हो जाएगा। तो कैसे? सॉरी एसी का जवाब, एसी का जवाब यहाँ पे सर उल्टा जाओगे ना।
हाँ बता रहा हूँ, एसी का जो जवाब है यहाँ पे सी होगा, सी। हाँ, दूसरे कमरे